हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी का हिस्ट्री बुक से चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। चलिए स्टार्ट करते हैं, काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं और इसका यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन तो लगभग नहीं आते हैं, ना के बराबर आते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, फिर भी इसको हम लोग पढ़ लेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। मेन जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से आएगा, असली चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन चलिए फिर भी ये दिया हुआ है तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं जल्दी से। तो ये जो पिक्चर है ये बनाया था फ्रेडरिक सोरियो ने 1848 में। ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, इन्होंने 4 प्रिंट बनाए थे, ठीक है। उसमें से एक प्रिंट का पिक्चर ये है। इन्होंने इस प्रिंट में विजुअलाइज किया है अपने सपने को, ठीक है। वो सपना देख रहे हैं कि एक ऐसा वर्ल्ड होगा जिसमें सारे जो नेशंस है वो डेमोक्रेटिक होंगे और सोशल रिपब्लिक होंगे। डेमोक्रेटिक मतलब लोगों के पास पावर होगा, और रिपब्लिक मतलब वो लोग अपने जो हेड है उसको इलेक्ट करके लोग चुन के भेजेंगे, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम का नेशंस बनेगा, ऐसा कुछ वो विजुलाइज करते हुए एक पेंट बनाते हैं। तो उस समय क्या होता था, 1848 के टाइम में जो यूरोप का जो कॉन्टिनेंट था वहाँ पे अभी हम लोग को क्या देखने को मिलता है, कई सारे कंट्रीज देखने को मिलते हैं। फ्रांस है, इटली है, ग्रीस है, जर्मनी है। तो इस समय में ये सब कंट्रीज नहीं एग्जिस्ट करते थे। इस समय में क्या होता था, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता था। राजा महाराजा होते थे, वो कोई भी टेरिटरी को अपने अंडर ले लेते थे। लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ राजा की तरफ था। लोग कभी भी ऐसे नहीं सोचते थे कि ये मेरा कंट्री है, ये मेरा देश है, ठीक है, ये लोग सब अपने ही लोग हैं। ऐसा थिंकिंग ही नहीं था उस समय। उस समय एक ही थिंकिंग था कि जो राजा जीत गया है वो उसी राजा के प्रति हमें वफादारी दिखाना पड़ेगा, ऐसा कुछ थिंकिंग था। तो ये प्रिंट में दर्शाते हैं कि जो वर्ल्ड है वो अब क्या चीज़ का बना हुआ है, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक से बना हुआ है। द फर्स्ट प्रिंट जो फिगर 1 में दिखाया गया है ऑफ द सीरीज शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस, मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाई इट। तो इस पहला प्रिंट में दिखाया गया है कि जो यूरोप और अमेरिका के लोग हैं वो लोग मतलब मैन और वुमेन भी हो सकते हैं, सभी एजेस के, सभी सोशल क्लास के, ठीक है। सभी लोग एक लंबे लाइन से चल आ रहे हैं और चलते चलते ये लोग होमेज मतलब रेस्पेक्ट शो कर रहे हैं किसको, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। यहाँ पे सब लोग, ये काफ़ी लंबा लाइन है, यहाँ से सब चलते हुए आ रहे हैं और यहाँ पे होमेज पे कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एज यू वुड रिकॉल, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम के जो आर्टिस्ट हुआ करते थे उन्होंने लिबर्टी मतलब आज़ादी को एक फीमेल के रूप में कंसिडर किया था, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि उनके हाथ में क्या है, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है एक हाथ में, और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन। चार्टर मतलब डॉक्यूमेंट है जिसमें इंसान का क्या क्या राइट्स है वो लिखा हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको थोड़ा जूम करते हैं, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन है, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द शैटर्ड रिमेन्स, शैटर्ड मतलब ब्रोकन रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। तो जैसा कि हम अभी आपको बता रहे थे कि इस समय में 17th 18th सेंचुरी में जो यूरोप था वहाँ पे नेशंस नहीं हुआ करते थे। वहाँ पे क्या था, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या फिर बोल सकते हैं एब्सोल्यूटिज्म चलता था। एब्सोल्यूटिज्म क्या होता है, ऐसा गवर्नमेंट जिसका पावर का कोई सीमा ना हो, गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। इसको यहाँ पे जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, राजा महाराजा के सिस्टम होते हैं, ठीक है। काफ़ी सेंट्रलाइज्ड पावर होता है यहाँ पे, मिलिटरीलाइज्ड होता है और डिप्रेसिव, लोगों को यहाँ पे लोगों का आवाज़ यहाँ पे दबा दिया जाता है। लोग क्या बोलते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, जैसा गवर्नमेंट चाहे, जैसा राजा चाहिए, जैसा किंग चाहे वैसा ही यहाँ पे काम होगा। तो ऐसा जो सिस्टम है एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस, इन सब का टूटा हुआ जो रिमेन्स है वो यहाँ पे ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फिर एब्सोल्यूटिज्म है वो ख़त्म हो चुका है और अब क्या आने वाला है कॉन्टिनेंट में, डेमोक्रेसी एंड सोशल रिपब्लिक का सिस्टम आने वाला है। बातें गहराई को समझ रहे हैं। चलिए ज़रा टेंशन नहीं लेना, यहाँ से कुछ समझ में नहीं भी आए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए ले लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम या फिर बोल सकते हैं नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इन सोरियोस सोरियो कौन है, ये जो आर्टिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सोरियो, इनके यूटोपियन विजन में, यूटोपियन मतलब परफेक्ट सिचुएशन, आइडियल सिचुएशन, ठीक है। तो इनकी सपनों की दुनिया में जो वर्ल्ड के लोग हैं
वो ग्रुप होंगे एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। वो उनका इमेजिनेशन में वो ऐसे वर्ल्ड को इमेजिन करते हैं जहाँ पे जो लोग हैं वो लोग एक साथ ग्रुप होंगे और क्या बनाएंगे, नेशंस बनाएंगे, और हर एक नेशन का अपना एक फ्लैग होगा और नेशनल कॉस्ट्यूम होगा, ठीक है, ड्रेस होगा। लीडिंग द प्रोसेशन, ये जो लाइन है लोगों का कतार जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस लाइन में सबसे पहले कौन खड़ा है, यूनाइटेड नेशंस और स्विट्जरलैंड खड़ा है, और ये लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे पहुँच चुके होंगे यूनाइटेड नेशंस और स्विट्जरलैंड के लोग। मतलब इन लोगों को क्या मिल चुका है, लिबर्टी मिल चुका है, और ये लोग ऑलरेडी नेशन बन चुके हैं, ठीक है। ये रहा, विच बाई दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। फिर यूएस और स्विट्जरलैंड के बाद आता है लाइन में फ्रांस, फिर उसके बाद आता है जर्मनी। जर्मनी का जो फ्लैग है ब्लैक रेड और गोल्ड फ्लैग वो लोग वो होल्ड किए हुए हैं। ये रहा ब्लैक रेड और गोल्ड फ्लैग ये लोग होल्ड किए हुए हैं। उसके बाद इंटरेस्टिंगली आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि जिस समय में फ्रेडरिक सोरियो ने ये पेंट बनाया था उस समय में जर्मनी बोल के कोई नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। अब उस समय सिर्फ क्या था, एक रिवोल्यूशन चल रहा था जहाँ पे वो लोग जो जर्मन बोलते थे उनको यूनाइट करने का कोशिश किया जा रहा था, ठीक है। जर्मनी बोल के कोई ऐसा कंट्री नहीं था, उसके बदले में वहाँ पे क्या था, प्रूशिया बोल के कुछ था। चलिए आगे देखेंगे, फिलहाल ये सब अभी छोड़िए। और क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग द जर्मन, जर्मनी के पीछे कौन कौन था, ऑस्ट्रिया था, किंगडम ऑफ टू सेसेल्स, फिर लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगेरी और रशिया, ये सब कंट्रीज थे। और हेवन से ऊपर में आप स्काई में देख पाएंगे कि वहाँ पे क्राइस्ट, सेंट्स, एंजल्स, ये सब ये सीन को देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये रहा आसमान में ये सभी जो क्राइस्ट है, सेंट है, वो सब यहाँ नीचे देख रहे हैं कि अर्थ पे क्या क्या हो रहा है। तो ये क्या सिंबलाइज करता है, ये सिंबलाइज करता है कि जितने भी कंट्रीज़ है, नो मैटर कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, कहाँ से आते हैं, ठीक है, कौन सा रूलर है, इस सब का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बोला जा रहा है कि एक ही गॉड के सभी बच्चे हैं। तो ये क्या सिंबलाइज कर रहा है, ये सिंबलाइज करता है कि लोगों में क्या है, फ्रैटर्निटी है। फ्रैटर्निटी मतलब ब्रदरहुड है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि ये सिंबलाइज करता है फ्रैटर्निटी अमॉन्ग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। समझे इतना। और आगे देखते हैं, और 19th सेंचुरी मतलब 1800 से लेके 1900 तक, ये जो टाइम है, तो 19th सेंचुरी में जो नेशनलिज्म था वो काफ़ी ज़ोर शोर से उभर के आया। मतलब देशभक्ति का जो भावना है लोगों में वो नया तरह से जागरूक हुआ, पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या देखने को मिला, अब ये नेशनलिज्म कैसे डेवलप हुआ हम देखेंगे अभी, ठीक है, डिटेल में। आप सिर्फ अभी सुनते चलिए। तो नेशनलिज्म का जो भावना उभर के आया, इसका रिजल्ट क्या देखने को मिला, रिजल्ट देखने को मिला कि इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। तो पहले जो यूरोप के अंदर मल्टीनेशनल मतलब डायनेस्टिक एम्पायर, जो राजा महाराजा थे वो कितने भी बड़े रीजन पे अपना कंट्रोल करके रखे हुए थे, ये सिस्टम को हटा के अब क्या आ गया, इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट, कंट्री का सिस्टम आ गया, ठीक है। कि ये रीजन एक लोगों को बिलोंग करता है, ये रीजन एक लोगों को बिलोंग करता है, ये कंट्री है, ये कंट्री है, ठीक है। और यहाँ का जो भी राजा होगा, जो भी गवर्नमेंट होगा, वो सिर्फ इसी रीजन को कंट्रोल करेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे इमर्ज होके आया। और आज के टाइम में जो हम मॉडर्न स्टेट देखते हैं, मतलब कोई भी कंट्री देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक सेंट्रलाइज्ड पावर होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है जो एक्सरसाइज करता है सोवरियन कंट्रोल, ठीक है, अपना पावर को डोमिनेट करता है किस रीजन में, ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आज के टाइम पे हम जो भी मॉडर्न स्टेट देखते हैं, जो भी कंट्री देखते हैं, मान लीजिए इंडिया ही है, तो इंडिया एक मॉडर्न स्टेट है जहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और वो अपना पावर सिर्फ अपना क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी, इंडिया का जो नेशनल बाउंड्री है उसी के अंदर अपना पावर को एक्सरसाइज करता है, उससे बाहर उसको कोई छेड़छाड़ करने का हक नहीं है। तो ये जो मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ये जो आज हम देख पा रहे हैं, तो ये काफ़ी लंबे समय से डेवलप होकर आया हुआ है, ठीक है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। अब यहाँ पे एक और टर्म है जिसको बोलते हैं नेशन स्टेट। नेशन स्टेट क्या होता है, नेशन स्टेट वॉज वन इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम से डिफरेंस पूछ सकते हैं मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट के बीच में। नेशन स्टेट का मतलब होता है कि जो लोग हैं ना, मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन इंक्लूडिंग द रूलर्स, ठीक है, जो रूलर है और जो लोग हैं वो सब एक भावना डेवलप करेंगे अपने अंदर कि वो सबका आइडेंटिटी सेम है। सिर्फ मैं करके नहीं सोच के क्या सोचेंगे, अब हम करके सोचेंगे कि हम लोग, ठीक है। और क्या करेंगे, सबके अंदर ये फीलिंग होगा कि हम लोग का हिस्ट्री या फिर हम लोग के जो पूर्वज थे वो सब सेम है। तो ऐसा अगर लोगों में फीलिंग डेवलप हो जाए तो वो ग्रुप ऑफ लोगों को क्या बोलेंगे, नेशन स्टेट बोलेंगे, समझे। और मॉडर्न स्टेट का मतलब समझ गए, इसमें जो सेंट्रल
गवर्नमेंट का जो पावर होगा वो एक स्पेसिफिक क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी जो है उसके अंदर ही वो अपना पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। समझे? चलिए, तो ये दो डेफिनेशन आप तैयार कर लीजिएगा मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट के बीच में। बाकी यहाँ से क्वेश्चंस तो नहीं के बराबर आएगा। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। ठीक है, अब यहाँ से आपका असली चैप्टर स्टार्ट होता है। जो भी क्वेश्चन बनेंगे मेनली यहीं से बनेंगे, मतलब इसके आगे के पार्ट से। चलिए देखते हैं क्या है। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। सबसे पहला जो देशभक्ति का भावना जो है वो कहाँ देखने को मिला था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में देखने को मिला था, जो हुआ था 1789 में। बस इसको याद कर लीजिए। आगे मूव करते हैं। तो 1789 से पहले फ्रांस क्या था? एक रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क, वहाँ पे राजा होते थे और वो उसको रूल करते थे। लेकिन जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो काफ़ी चीज़ चेंजेस हुआ। देखते हैं क्या चेंजेस हुआ। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। देखिए, तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जो भी पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए, उस चेंजेस का इम्पैक्ट क्या पड़ा? सोवरेनिटी मतलब पावर जो है वो ट्रांसफ़र हो गया फ्रॉम मोनार्की टू बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। राजा के हाथ से पावर किसके हाथ में चला गया? लोगों के हाथ में चला गया। ये मेन इम्पैक्ट हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि व्हाट वाज द मेजर चेंज दैट ऑकर्ड इन द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिनेरियो ड्यू टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन यूरोप। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, जो ब्लू अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पे, ये लिखना पड़ेगा, ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। समझ रहे हैं बात का गहराई? चलिए आगे मूव करते हैं। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वॉज द पीपल हु वुड henceforth constitute द नेशन एंड shape इट डेस्टिनी। तो ये रिवॉल्यूशन में ये बता दिया गया कि अब से जो लोग हैं ना, फ्रांस के जो भी लोग हैं, वो लोग नेशन बनाएंगे और उसका डेस्टिनी भी लोग ही डिसाइड करेंगे कि देश कहाँ जाएगा, किस दिशा में डेवलप करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान क्या क्या किया गया था। तो फ्रेंच जो रिवोल्यूशनरीज थे, जो लोग ये रिवॉल्यूशन लेके आए थे, रिवॉल्यूशन मतलब बदलाव। ठीक है, कोई भी बड़ा चेंज को रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो फ्रांस में जो ये बदलाव जो लोग लेके आ रहे थे, उनका मेन एम क्या था? टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग्स द फ्रेंच पीपल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब ही है कि यहाँ पे लोगों को में क्या डेवलप करना है? नेशन स्टेट का भावना डेवलप करना है कि अब हमें एक कंट्री बन जाना चाहिए। राजा महाराजा को का चक्कर छोड़ो, अब हमें एक कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब हम मान के काम करना है। ठीक है, कि हमारा पूर्वज सेम है, हम सब एक ही भाषा बोलते हैं, हम सब एक ही टाइप के लोग हैं। ठीक है, तो ये कलेक्टिव आइडेंटिटी का भावना डेवलप करना ही मेन एम था। तो इसके ऊपर भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्या ऐसे पूछेंगे कि व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज? तो आपको ये लिखना होगा, टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग्स द फ्रेंच पीपल। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। तो कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करने के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने कुछ काम किए। तो क्या क्या काम किए? पहला नंबर, द आइडियाज ऑफ ला पैट्री मतलब द फादरलैंड एंड ले सिटी ऑन द सिटीजन इम्फेसाइज द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ये दो आइडिया को स्प्रेड किया गया, ले पैट्री और ले सिटी ऑन का। और ये आइडियाज़ का मतलब होता है कि जो भी लोग हैं वो सब एक साथ हैं, सभी का राइट्स इक्वल है और सभी एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, सबका जो जन्मभूमि है वो सेम है। समझे? एक ही देश के सब निवासी है, तो सबको इक्वल राइट मिलेगा। ये आइडिया को स्प्रेड किया गया, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने और क्या क्या किया? अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। तो पहले जो मोनार्की मतलब जो राजा का रॉयल स्टैंडर्ड वाला जो फ्लैग था, उसको हटा के क्या लाया गया? एक नया फ्रेंच फ्लैग लाया गया, 3 रंगों वाला। ये दूसरा काम किया गया। ठीक है, झंडे से भी लोगों को एक आइडेंटिटी मिलता है कि हम लोग एक इसी झंडे के अंदर में हैं। ठीक है, मतलब एक कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करने में ये हेल्प करेगा। तो ये हो गया इनका दूसरा काम फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज का। अब देखते हैं उन्होंने आगे क्या किया। तीसरा उन्होंने किया, द स्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड बाई द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल जो होता था, ये बोल सकते हैं मंत्रिमंडल, जहाँ पे लोग बैठते थे, बोल सकते हैं मिनिस्टर बैठते थे, और ये लोग किंग जो थे उनको एडवाइस करते थे। तो स्टेट जनरल जो थे, इनके कौन कौन मंत्री बनेंगे ये पहले किंग डिसाइड करते थे, लेकिन अब इसके जो मेंबर्स है वो कौन डिसाइड करेंगे? एक्टिव सिटीजन्स, लोग अपने मेंबर्स चुन के यहाँ पे भेजेंगे। ठीक है, और इसका नाम स्टेट जनरल से चेंज करके क्या रख दिया गया? नेशनल असेंबली रख दिया गया। ठीक है, चलिए
मतलब समझ सकते हैं कि आज के टाइम में जैसा हम लोग का पार्लियामेंट होता है वैसा ही कुछ ये था नेशनल असेंबली। आगे और चौथा मेजर पे मूव करते हैं। न्यू हाइम्स वेर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन एंड मार्टर्स कमेमोरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। तो नया गीत कंपोज किया गया, ठीक है, नए नए शपथ लिए गए और जो भी शहीद लोग थे उन सबको याद किया गया और सभी नेशन के नाम पे किया गया कि ये लोग फ्रांस के लिए जान देने वाले लोग हैं, कोई राजा महाराजा के लिए इन्होंने शहीद नहीं किया, ठीक है। तो ये था चौथा मेजर। तो 1 2 3 4, आप मूव करते हैं 5वें नंबर पे। A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory। अब देखिए ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मतलब अगर किंग या फिर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रहा है तो उस पॉलिसी को लोगों तक कैसे पहुंचाना है, लोगों का टैक्स गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचाना है। तो जो भी प्रशासन का सिस्टम था तो उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करेगा और सभी के लिए एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया सभी सिटीजन्स के लिए जो उस टेरिटरी में रहते हैं, ठीक है। तो ये अगला चेंज किया गया। इसके बाद और एक चेंज किया गया, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबोलिश्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वॉज एडॉप्टेड। अब मान लीजिए ये है फ्रांस इतना बड़ा, तो इसके अंदर अलग अलग रीजन में पहले लोग बटे हुए थे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ कोई अगर सामान मूव कर रहा है एक रीजन से दूसरे रीजन में तो यहाँ पे टैक्स देना पड़ता था, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है सामान तो यहाँ पे भी टैक्स देना पड़ेगा। तो ये इन सभी टाइप का जो कस्टम ड्यूटी है, जो टैक्स है, उसको एबोलिश कर दिया गया और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट, और हर जगह जो एक ही वेट का मेज़र है वो अपनाया गया, ठीक है। पहले तो था कि जो वेट और मेजर का सिस्टम था वो अलग अलग था। मान लीजिए कहीं पे 1 मीटर कपड़ा इतना बड़ा होता है और यहाँ पे 1 मीटर कपड़ा इतना ही बड़ा होता है। तो ये सब जो डिफ़ॉल्ट था इसको क्लियर किया गया, यूनिफॉर्म सिस्टम, हर जगह एक ही वेट और एक ही मेजर्स को यूज़ करने लगे, ठीक है। ये था अगला मेजर। फिर अगला देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने काम किया। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड, जो भी रीजनल लैंग्वेज था उसको डिस्करेज किया गया कि सब लोग अब एक ही लैंग्वेज को फॉलो करेंगे और वो लैंग्वेज था फ्रेंच लैंग्वेज। तो पेरिस में जैसा लैंग्वेज, जैसा फ्रेंच बोला जाता था और जैसा लिखा जाता था वैसा ही फ्रेंच को प्रमोट किया जाने लगा और ये कॉमन लैंग्वेज बन गया नेशन का। तो ये सब कुछ मेजर्स है जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज ने अपनाया, क्या करने के लिए, टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग्स द फ्रेंच पीपल। समझे इतना। अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आपसे कि एनालाइज द मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग्स द फ्रेंच पीपल। तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। अब डिपेंड करेगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ तो 3 पॉइंट लिखना पड़ेगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ तो 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, द रिवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल्स ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस। अभी हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले देखा था कि फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज का एक एम क्या था कि फ्रेंच पीपल में कलेक्टिव आइडेंटिटी का सेंस पैदा करना, ठीक है। मतलब ये लोग रियलाइज़ करिए कि हम लोग सब एक ही पूर्वज के सब संतान हैं, ठीक है। ये रियलाइज़ करना यहाँ पे एक एम था। लेकिन फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज का एक एम और भी था। वो एम था कि यूरोप में जितने भी लोग हैं उन सबको डेस्पोटिज्म से लिबरेट करना, मतलब राजा महाराजा के अंडर से फ्री करना और उनको ये रियलाइज़ करवाना कि वो लोग भी क्या बन सकते हैं, नेशंस बन सकते हैं, ठीक है। तो ये उनका दूसरा एम था कि टू हेल्प अदर पीपल्स ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब जो ये फ्रांस में जो इवेंट्स हो रहा है इसका न्यूज़ डिफरेंट सिटीज़ में पड़ा यूरोप के, तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स और अदर मेंबर्स थे लाइक एडुकेटेड मिडिल क्लास, ये लोग भी क्या करने लगे, जैकोबिन क्लब सेटअप करने लगे। जैकोबिन क्लब क्या होता है, ये एक पॉलिटिकल क्लब होता है जिसको कौन सेटअप किया है, स्टूडेंट एंड एडुकेटेड मिडिल क्लास ऑफ यूरोप, ठीक है। और इनका एम क्या होता है, टू रिप्लेस ऑटोक्रेटिक रिजाइम्स इन यूरोप विद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। समझे इतना। इसके ऊपर जैकोबिन क्लब्स के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, तो इतना आप तैयार कर लीजिएगा यहाँ से। तो जैकोबिन क्लब्स अपना एक्टिविटीज़ और कैंपेन्स के जरिए फ्रेंच आर्मीज़ को अपने कंट्री में इन्वाइट किए। उस समय कंट्री तो नहीं था, जो भी किंगडम था उसमें इन्वाइट किए। कहाँ कहाँ पे इन्वाइट किए, जैसे कि हॉलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया और इटली हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ बात आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आगे मूव करते हैं। विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। तो देखिए नेपोलियन कौन है। अब ये जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज थे, इनके जो लीडर थे, जो इनको लीड कर रहे थे, वही है नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। तो देखिए सबसे पहले तो नेपोलियन ने फ्रांस में जो चेंजेस लाया था, मतलब रिफॉर्म्स जो लेके आए थे, वही सब रिफॉर्म्स अब वो बाकी सब रीजन से जहाँ पे इनका कंट्रोल आ गया था
वहाँ पे भी वो सब रिफॉर्म्स लेके आ रहे थे, ठीक है। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि नेपोलियन का मेन एम क्या था, मोनार्की को अपोज करना और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लेके आना, ठीक है, लोगों के हाथ में पावर देना, एक नेशन स्टेट बनाना। लेकिन अब ये जो रिवॉल्यूशन था ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अब ये सारा रिवॉल्व कर रहा था अराउंड नेपोलियन ही यहाँ पे हेड बन चुका था। तो कहीं ना कहीं मोनार्की को अवॉइड करते करते ये नेपोलियन खुद ही एक मोनार्की का फॉर्म ले रहा था, ठीक है, खुद ही एक लीडर की तरह काम कर रहा था। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय तो कर ही दिया था फ्रांस में, लेकिन ये कुछ चेंजेस भी लेके आए थे। कौन से चेंजेस? एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जो उन्होंने चेंज लेके आया हुआ था, अभी देखेंगे क्या क्या चेंजेस वो लाए थे। तो ये नेपोलियन जो चेंजेस लेके आए थे इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड, प्रशासन किस तरीके से किया जाए, ये चेंजेस मतलब काफ़ी अच्छे थे और ये जो पूरा सिस्टम है उसको काफ़ी रैशनल और एफिशिएंट बना दिया, ठीक है। काम करने का एफिशिएंसी काफ़ी इंप्रूव हो गया उस चेंजेस से। अभी देखेंगे क्या क्या वो चेंजेस थे। इन्होंने एक कोड बनाया जिसको बोलते हैं सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको हम लोग यूजुअली नोन एज नेपोलियनिक कोड, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, बताएंगे अभी। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि नेपोलियन ने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट दिया था जिसको सिविल कोड ऑफ 1804 या फिर नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं। तो नेपोलियनिक कोड डीड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। तो सबसे पहला काम तो इसने ये किया, डीड अवे मतलब रिमूव, ठीक है, बर्थ के अनुसार जो भी फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है, उस फायदे को रिमूव कर दिया, ठीक है। नो मैटर कोई गरीब घर में पैदा हो रहा है, कोई अमीर घर में पैदा हो रहा है, तो जो अमीर वाले को जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा था वो सब बेनिफिट हटा दिया, ठीक है, अब सब इक्वल रहेंगे। दूसरा इसने क्या किया, इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ के लिए सब कोई समान है, ये दूसरा चेंजेस लाया। और तीसरा, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, अगर कोई इंसान ने प्रॉपर्टी खरीदा है अपने पैसे से तो वो प्रॉपर्टी उसी को बिलोंग करेगा या फिर उसके बच्चे को बिलोंग करेगा, तो राइट टू प्रॉपर्टी रहेगा ये, ठीक है। तो ये सब चेंजेस ये नेपोलियनिक कोड में बताया गया था। इसके साथ साथ और भी कुछ चेंजेस थे, देखिए। दिस कोड मतलब ये नेपोलियनिक कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली, जर्मनी। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and monarchical dues। तो ये जो नेपोलियनिक कोड था इसको बाकी सब रीजन में भी फैलाया गया और इन सब कंट्रीज़ में, डच रिपब्लिक हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इटली, जर्मनी, ये सब फ्रेंच कंट्रोल में आ चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे नेपोलियन ने कुछ चेंजेस लाया। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाई कर दिया, फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश कर दिया। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? फ्यूडल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो राजा महाराजा होते हैं वो लोग जो नागरिक है उसको लैंड प्रोवाइड करेंगे और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, किसी भी चीज़ से, एनिमी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे और बदले में इन लोगों को, राजा को टैक्स पे करना होगा, अपना सर्विस और लॉयल्टी ऑफर करना होगा, ठीक है। तो ये जो फ्यूडल सिस्टम था ये नेपोलियन ने एबोलिश कर दिया, अब राजा महाराजा का सिस्टम ही ख़त्म कर दिया इसने। फिर फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडॉम। सर्फडॉम क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई लैंड है, ठीक है, तो कोई एक पीजेंट है, कोई एक फार्मर है जो इस लैंड पर ही खेती करेगा। ये बाय बर्थ ये तय हो जाता था कि इस इंसान को हमेशा ज़िंदगी भर के लिए इस लैंड के प्रति काम करना है, इस लैंड का मालिक जो भी हो इस इंसान को इसी ज़मीन पर काम करना है। तो ये सर्फडॉम को भी रिमूव कर दिया गया। फिर मोनार्कियल ड्यूज, जो भी राजा को टैक्स वगैरह दिया जाता था, जो भी पैसा दिया जाता था, वो सब सिस्टम हटा दिया गया, ठीक है। ये सब चेंजेस लाया नेपोलियन ने। और देखिए और भी कुछ लाया इन्होंने। इन द टाउन्स टू गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। गिल्ड क्या होता है? ये एक ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स होते हैं जो काफ़ी मतलब नियम कानून के साथ चलते थे, तो ये गिल्ड रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया, ठीक है। उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं गिल्ड के बारे में, सिर्फ आप ये याद कर लीजिए कि गिल्ड रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया। फिर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी काफ़ी इंप्रूव किया गया। तो ये सब चेंजेस लाया गया नेपोलियन के द्वारा, ठीक है, ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो पीजेंट्स थे, आर्टिस्ट थे, वर्कर थे और जो न्यू बिजनेसमैन थे, ये लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे नया नया जो आज़ादी मिला है उसको, ठीक है। जो बिजनेसमैन है, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर है, ये लोग अब ये बात को रियलाइज़ कर रहे थे कि अगर लॉ यूनिफॉर्म हो, हर जगह इक्वल लॉ हो, स्टैंडर्डाइज्ड वेट और मेजर्स हो और कॉमन करेंसी हो, तो ये सब चीज़ों से काफ़ी आसान हो जाता है ट्रेड करना, ठीक है। ये सब चीज़ें फैसिलिटेट करती है मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। समझे इतना? तो ये तो हो गया पॉजिटिव इम्पैक्ट नेपोलियन का। बात करते हैं कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पे। तो देखिए, इन द एरियाज कंकर्ड द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। पहले समझ लेते हैं फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। तो देखिए,
जो जो एरियाज़ जो नेपोलियन ने कब्जा किया था या फिर फ्रेंच ने जो कब्जा किया था, उन सब एरियाज़ में जो लोकल पॉपुलेशन थे उनका रिएक्शन मिक्स था। मतलब कुछ लोग खुश भी थे, कुछ लोग नाराज़ भी थे। शुरू में इनिशियली कई सारे प्लेसेस में, जैसे कि हॉलैंड हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान, वॉर्सो, ये सब ऐसी जगह है जहाँ पर शुरू में फ्रेंच आर्मी को काफ़ी वेलकम किया गया था। इन लोगों को एज अ हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी माना गया था। मतलब हम लोगों को कोई आज़ादी दिलाएगा तो कौन दिलाएगा? ये फ्रेंच आर्मी ही दिलाएगा। ये फीलिंग के साथ इनको वहाँ पे वेलकम किया गया था। लेकिन जो इनिशियल इंथुजियाज़म था वो तुरंत दुश्मनी में बदल गया, एनिमिटी, हॉस्टिलिटी में बदल गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सबको समझ में आने लगा कि जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है, प्रशासन करने का जो तरीका है, कौन सा तरीका, ये सब यूनिफॉर्म लॉ हो, स्टैंडर्डाइज वेट हो, मेजर हो, कॉमन करेंसी हो, और भी कई सारे जो अरेंजमेंट किए गए थे जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट के तहत आते हैं, ये पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ मैच नहीं कर रहा था। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फ्रीडम थोड़ा डिक्रीज हो गया था, तो इसका एडवांटेज और इसका डिसएडवांटेज उतना तालमेल नहीं बैठा पा रहा था। इंक्रीज टैक्सेशन, देखिए क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था। टैक्स का रेट बढ़ गया था। सेंसरशिप क्या होता है? मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, सरकार के खिलाफ आप कुछ भी गलत नहीं बोल सकते हैं, तो ये चीज़ आ गया था। फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कनकॉर द रेस्ट ऑफ यूरोप, और ज़बरदस्ती लोगों को, इन सब रीजन के लोगों को ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मी में भर्ती कराया जा रहा था ताकि यूरोप के बाकी एरिया को कैप्चर कर पाए। तो ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं आया। ऑल सीम टू आउटवेक द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो ये जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट का जो एडवांटेज है, ये सब जो डिसएडवांटेज है, ये इसका एडवांटेज को ख़त्म कर दे रहे थे। वो यहाँ पे लिखा है, आउटवेक कर रहे थे। बात वगैरह वो समझ रहे हैं? तो ये हमने ख़त्म किया फ्रेंच रिवॉल्यूशन को। चलिए देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, आपको क्या क्या चीज़ यहाँ से तैयार करना है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यहाँ से पूछेंगे कि नेम द सिविल कोड ऑफ 1804 विच इक्वलाइज्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी इन फ्रांस। वो कोड का नाम बताइए। तो वो कोड का नाम क्या होगा? नेपोलियनिक कोड। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, डिस्क्राइब एनी 3 रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन इन द टेरिटरीज ही कंकर्ड। तो जो जो इलाके वो अपने कब्जे में लिया था, वहाँ पे क्या क्या रिफॉर्म्स लाया था, यहाँ से कोई भी 3 रिफॉर्म आपको लिख देना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे कि नेपोलियन हैड डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, but in the administrative field he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. Analyze the statement with argument. आपको ये पूरा स्टेटमेंट दे देंगे, ये लाल से अंडरलाइन किया हुआ है, और बोलेंगे इसको एनालाइज कीजिए। तो आपको ये सब बात लिखना है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज दोनों का भी। ठीक है, नेक्स्ट पेज में जो दिया है डिसएडवांटेज वो भी लिखना है आपको यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे इस टॉपिक से, यहाँ से ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो येलो से हाईलाइट किया हुआ है। इसके ऊपर आपसे पूछेंगे कि हाउ डिड द लोकल पीपल इन द एरियाज कनकॉर्ड बाय नेपोलियन रिएक्ट टू फ्रेंच रूल, एक्सप्लेन। लोकल पीपल ने कैसे रिएक्ट किया, तो आपको ये सब पॉइंट लिखना पड़ेगा यहाँ पे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? इतना आप तैयार कर लेंगे तो यहाँ से कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा नहीं, इसी में से घूर फिर के क्वेश्चन आता रहेगा। फिर एक क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ लेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशंस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। सबसे पहले नेशनलिज्म यूरोप में कहाँ, किस रूप में दिखा था? तो 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ से। तो सबसे पहले क्या हुआ था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपको टिक कर देना है। तो अभी तक हमने समझ लिया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ कब था, इनका मेन एम क्या था। ठीक है, फिर जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट किए जिससे कि सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी प्रमोट हो। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि ये रिवॉल्यूशन कैसे अदर एरियाज़ में स्प्रेड हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। फिर आप यहाँ पे देखे थे कि नेपोलियन ने जो कोड इंट्रोड्यूस किया था जिसको बोलते हैं सिविल कोड ऑफ 1804 या फिर नेपोलियनिक कोड, इसके अंदर क्या क्या मेजर्स लिए गए। ठीक है, क्या क्या न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए गए वो हमें पता चला यहाँ पे। इसके बाद हमने देखा कि जो लोकल पॉपुलेशन था उनका क्या रिएक्शन था फ्रेंच रूल की तरफ, वो हमने देखा यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ चुका होगा। अब स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में देशभक्ति का भावना कैसे डेवलप हुआ।
अगर आप मिड 18th सेंचुरी यूरोप का मैप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उस समय कोई नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था, मतलब कोई कंट्री नहीं एग्जिस्ट करता था। अगर आज का डेट का आप मैप देखेंगे तो आपको पता है कई सारे कंट्रीज़ है यूरोप में, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, पोर्चुगल, इटली, जर्मनी, पोलैंड। तो ये सब जो नेशन स्टेट यानी कंट्रीज़ थे वो उस समय एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो उस समय यूरोप में क्या होता था, किंगडम्स, डचीज, कैंटन्स ये सब हुआ करते थे, मतलब राजा महाराजा का सिस्टम चलता था, जिसके जो रूलर होते थे उसके अंडर ऑटोनोमस टेरिटरी, जितना वो कैप्चर करके रख पाए उतना रीजन उसके अंडर होता था, ठीक है। और यहाँ पे जो लोग रहते थे वो लोग डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। लोगों के अंदर ऐसा कलेक्टिव आइडेंटिटी का भावना था ही नहीं, ठीक है। वो सब लोग का यूनाइटेड थे सिर्फ एक चीज़ से कि हम लोग का राजा सेम है, बाकी लोगों में ना कल्चर सेम था ना लैंग्वेज सेम था, सब अलग अलग चीज़ था, ठीक है। ऑफन दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे एक राजा के अंडर रहकर ही, ठीक है। एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, और अलग अलग एथनिक ग्रुप्स को भी बिलोंग करते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हैब्सबर्ग एम्पायर का एग्जाम्पल लें जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी रीजन में स्प्रेड था, तो यहाँ पे इस एम्पायर के अंडर अल्पाइन रीजन आता था। तो अल्पाइन रीजन के जो एरिस्टोक्रेसी होते थे, अब देखिए उस समय जो यूरोप था ना, वहाँ के जो सोसाइटी था वो दो क्लास में बटा हुआ था, एक था एरिस्टोक्रेसी और दूसरा था पीजेंट्स। एरिस्टोक्रेसी में हाई क्लास के लोग आते थे, रिच लोग, और पीजेंट्स में आप समझ ही गए गरीब लोग आते थे। तो जो अल्पाइन रीजन में जो एरिस्टोक्रेसी था, यहाँ ये लोग मेनली जर्मन बोलते थे, और इसके अंदर जो था इटालियन बोलने वाले भी लोग थे। फिर हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर हंगरी भी आता है, तो हंगरी में आधा पॉपुलेशन मैग्यार बोलते थे और बाकी आधा पॉपुलेशन अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। ये सब याद नहीं करना है, सिर्फ समझ से चलिए सबको, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। फिर गलीशिया में ये सब हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर ही आते हैं, ठीक है। गलीशिया में जो एरिस्टोक्रेसी था, मतलब जो हाई क्लास के लोग थे, वो लोग पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। और बिसाइड्स दीज थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स, इन तीनों डोमिनेंट ग्रुप्स के अलावा, कौन डोमिनेंट ग्रुप्स, अल्पाइन रीजन के एरिस्टोक्रेसी और हंगरी के एरिस्टोक्रेसी और गलीशिया के एरिस्टोक्रेसी, इन तीनों के अलावा देयर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर अ मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट पीपल। एरिस्टोक्रेसी के अलावा कौन रहते थे, काफ़ी लार्ज नंबर में पीजेंट रहते थे, ठीक है, जो वर्कर्स थे। तो इतना डिफरेंस लोगों में था, इतना डिफरेंस डिड नॉट इजीली प्रोमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। तो जब किसी भी रीजन में इतना डिफरेंस हो तो लोग कैसे आपस में यूनाइटेड हो, ठीक है। तो ऐसा माहौल था उस समय यूरोप का। तो ऐसा माहौल होने का बावजूद भी कैसे नेशनलिज्म, मतलब देशभक्ति का भावना डेवलप हुआ। जब देश ही नहीं है तो देशभक्ति का भावना कैसे डेवलप होगा, तो ये कैसे हुआ अब हम लोग इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज, देशभक्ति और कंट्री का भावना कैसे उभरा। तो इसको समझने से पहले थोड़ा और हम लोग स्ट्रक्चर में जानेंगे। देखिए अगला टॉपिक है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अभी हम आपको क्या बोले कि यूरोप का सोसाइटी दो क्लास में बटा हुआ था, एक है एरिस्टोक्रेसी और दूसरा है पीजेंट्स। तो एरिस्टोक्रेसी तो हम समझ ही चुके हैं, न्यू मिडिल क्लास को समझना है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सोशली और पॉलिटिकली जो एरिस्टोक्रेसी था, जिनके पास लैंड था, ठीक है, ये लोग लैंड के ओनर थे, तो ये डोमिनेंट क्लास था पूरे कॉन्टिनेंट में। कौन सा कॉन्टिनेंट, यूरोप, ठीक है। तो ये लोग डोमिनेंट क्लास थे, पहला इनका फीचर ये हो गया। यहाँ के जो मेंबर्स थे, मतलब ये जो लोग थे एरिस्टोक्रेसी वाले लोग, वे आर यूनाइटेड बाई अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। अब देखिए कई सारे अंपायर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ के रूलर अलग, यहाँ का रूलर अलग, यहाँ का रूलर अलग, लेकिन यहाँ पे भी एरिस्टोक्रेसी है, हाई क्लास के लोग हैं, इसमें भी हाई क्लास के लोग हैं, इसमें भी हाई क्लास के लोग हैं। तो ये सभी एरिस्टोक्रेसी आपस में यूनाइटेड थे किस तरीके से, बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। सबका रहन सहन एक तरीके का था। यहाँ के जो एरिस्टोक्रेसी के लोग हैं, यहाँ पर भी जितने भी लोग हैं, कोई डिफरेंस ही नहीं है, सब कॉमन वे ऑफ लाइफ है, ये लोग ऐसे यूनाइटेड थे। लेकिन यहाँ पे अगर पीजेंट्स का बात किया जाए तो ये लोग में काफ़ी डिफरेंस था, अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। चलिए तो यहाँ पे लिखा है द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ, ठीक है। दे ओन्ड स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज। कंट्री साइड मतलब रूरल एरिया में ये लोग बड़े बड़े ज़मीन खरीद के रखे हुए थे और टाउन हाउसेज भी खरीद के रखे हुए थे, ठीक है। ये अगला फीचर, तीसरा फीचर हो गया। फोर्थ फीचर इनका ये है कि दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पजेज ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। डिप्लोमेसी के बारे में बात करना हुआ या फिर हाई सोसाइटी में बात करना हुआ तो ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ करते थे, एरिस्टोक्रेट लोग, ठीक है। फिर देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाई टाइज ऑफ मैरिज। तो कई सारे जो एरिस्टोक्रेट है, ये भी एक एरिस्टोक्रेसी वाला फैमिली है, हाई क्लास का फैमिली, ये भी हाई क्लास का फैमिली, ये भी हाई क्लास का फैमिली। ये लोग आपस में यूनाइटेड कैसे थे, बाई टाइज ऑफ मैरिज,
शादी कर लेते थे तो आपस में क्या होता था, रिलेशन बन जाता था, ठीक है। ऐसे ये लोग कनेक्टेड रहते थे। लेकिन अगर नंबर्स के टर्म में बात करें तो ये काफ़ी स्मॉल ग्रुप थे, न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप थे, ठीक है। आपको पता ही है कि जो रिच लोग होते हैं वो थोड़े कम नंबर में होते हैं। तो ये सब कुछ फीचर्स हो गया एरिस्टोक्रेसी का, ठीक है। इनके पास अपना लैंड होता है। फिर दूसरा जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है जिनका नंबर्स हाई होता है वो कौन है, पीजेंट्स है। इसके अंदर पीजेंट आते हैं। तो यूरोप का जो वेस्ट साइड है, ठीक है, आप इस मैप में देख पा रहे हैं, यहाँ पे वेस्ट साइड कहने का मतलब है लेफ्ट साइड, ठीक है, जहाँ पे स्पेन है, नीचे दिख रहा है आपको स्पेन, फिर पोर्चुगल, फिर ऊपर दिख रहा है फ्रांस, फिर आयरलैंड, फिर यूनाइटेड किंगडम। जो वेस्टर्न साइड है यहाँ पे जो लैंड था उसका खेती कौन करते थे, टीनेंट्स करते थे और स्मॉल ओनर्स करते थे जिनका अपना ज़मीन होता था, ठीक है, छोटे छोटे ज़मीन। टीनेंट क्या होता है, टीनेंट एक ऐसा इंसान होता है जो किसी और को पैसा देता है उसका ज़मीन उधारी में लेने के लिए और उस ज़मीन पे खेती करके वो अपना पेट पालता है, ठीक है, उसको टीनेंट बोलते हैं। नहीं समझे, मतलब ये ज़मीन है, इसका मालिक कोई और है, यहाँ पे मान लीजिए ये है इसका मालिक, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक और इंसान है, इसके पास अपना ज़मीन नहीं है। तो ये क्या करेगा, इसको ये ज़मीन तो यूज़ करना है, तो ये क्या करेगा, इस मालिक से ये ज़मीन को रेंट में ले लेगा। तो इसके बदले इसको कुछ पैसा देना होगा ना, पैसा दे या फिर कुछ जो फसल हो गया उस फसल का कुछ पोर्शन इसको दे दे, बाकी खेती उती का सारा काम ये करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टीनेंट बोलेंगे। तो वेस्टर्न साइड में जो लैंड फार्मिंग था वो टीनेंट्स करते थे और स्मॉल ओनर्स करते थे, और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो लैंड होल्डिंग था वो वास्ट स्टेट्स के रूप में था, ठीक है, मतलब बड़े बड़े ज़मीन हुआ करते थे और इसके ओनर्स मेनली ये एरिस्टोक्रेट लोग हुआ करते थे, ठीक है। और यहाँ पे जो कल्टीवेशन था वो सर्व्स करते थे। सर्व्स पहले भी बता चुके हैं, ऐसे लोग जो लाइफ टाइम के लिए एक लैंड के लिए लैंड से एसोसिएटेड रहते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ फीचर था उस समय। तो एरिस्टोक्रेसी हमने समझ लिया और बीच में पीजेंट्री समझ लिया। न्यू मिडिल क्लास अभी तक हमने नहीं समझा है, इसको अब समझते हैं, चलिए। In western parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes, whose existence was based on production for the market. इस लाइन को समझते हैं। देखिए, यूरोप का जो वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट है, मान लीजिए ये यूरोप है तो वेस्टर्न पार्ट और सेंट्रल हिस्सा का कुछ पार्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ गति से इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का टाइम चल रहा था उस समय। तो जब इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ हो रहा था तो ट्रेड भी ग्रोथ हो रहा था, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे जो ग्रोथ ऑफ टाउन्स हमें देखने को मिला, टाउन्स बन रहे थे। फिर इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लास, ऐसे लोग जो बिजनेस करते हैं, तो इस लोगों का ग्रुप जो है वो उभर के सामने आ रहा था, ठीक है। और ये जो कमर्शियल क्लास था, ये ऐसा नहीं है कि खेती वगैरह करके अपना रोजी रोटी कमा रहे थे। चूँकि ये कमर्शियल क्लास है तो ये लोग अपना रोजी रोटी कहाँ से कमा रहे थे, प्रोडक्शन फॉर द मार्केट, मार्केट के लिए सामान प्रोड्यूस करके अपना ये लोग लाइवलीहुड चला रहे थे, ठीक है। इतना समझे। तब इससे क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो इसी वजह से एक नया सोशल ग्रुप उभर के आया जिसको क्या बोलते हैं, कमर्शियल क्लास या फिर अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। और इसमें मिडिल क्लास भी इंक्लूडेड थे। और कौन कौन से लोग आते हैं इसमें, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, बिजनेसमैन हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, ये सब लोग इस कैटेगरी में आते हैं। तो न्यू सोशल ग्रुप्स या फिर कमर्शियल क्लास या फिर वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, तो ये सब टर्म्स क्या है, सिनोनिमस है, एक ही जैसे टर्म्स है, समझते चलिएगा, ठीक है। इट वॉज अमंग द एडुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ ऑटोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेंड पॉपुलैरिटी। तो यही न्यू सोशल ग्रुप्स के मन में आइडिया उठा, क्या चीज़ का, नेशनल यूनिटी का आइडिया उठा। जब एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, जो हाई क्लास के लोग थे, उनका जब जो भी बेनिफिट था वो सब एबोलिश कर दिया गया, जब वो ख़त्म हो गया, तब यही मिडिल क्लास के मन में एक आइडिया उभरा। वो आइडिया क्या था, नेशनल यूनिटी का। बातें गहराई को समझ रहे हैं, आपको सिर्फ यहाँ से समझते चलना है, कुछ क्वेश्चंस तो यहाँ से नहीं आएंगे। तो ये जो हमारा टॉपिक था, द एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास, ये हमने समझा, ठीक है। क्वेश्चंस बन भी सकता है, एरिस्टोक्रेसी के ऊपर शॉर्ट नोट पूछ लेंगे, न्यू मिडिल क्लास के ऊपर शॉर्ट नोट पूछ लेंगे, ठीक है, कि ये कैसे उभरा, इनका रोल क्या था, ठीक है, कौन कौन से लोग न्यू मिडिल क्लास में आते थे, ऐसे करके क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो जो हम अंडरलाइन किए हैं उतना तैयार कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट होगा। तो ये जो यहाँ पे क्वेश्चन था, इसका जवाब अब हमें मिल रहा है कि हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज। तो नेशन होना चाहिए, इतना हॉचपॉच यूरोप का हालत था, ठीक है, इतना मिक्स वेराइटी था, तो इन सब वेराइटी के बीच में कैसे एक कंट्री का भावना उभर के आया, तो वो उभर के आया बिकॉज ऑफ न्यू मिडिल क्लास। यही लोग थे जिन्होंने ये आइडिया को क्या बनाया, पॉपुलर बनाया, ठीक है। कौन सा आइडिया को, द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी। समझे इतना, चलिए
अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन, मतलब यही क्वेश्चन दे देंगे आपको एग्जाम में। प्रीवियस ईयर हम देख रहे थे, उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए समझते हैं लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है। तो ये जो टर्म है लिबरलिज्म, ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, लिबर। लिबर का मतलब होता है फ्री। तो लिबरलिज्म का मतलब क्या आ गया, ये देखिए, फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। यही दो मेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट है लिबरलिज्म का। सबसे पहला चीज़ फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, फ्रीडम मिलना चाहिए, आज़ादी मिलना चाहिए। और दूसरा चीज़ है इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। लॉ के सामने हर कोई इक्वल होगा, कोई एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस नहीं, कोई पीजेंट के लिए डिसएडवांटेज नहीं, ठीक है, सब कोई इक्वल है। तो ये दो मेन कॉन्सेप्ट है लिबरलिज्म का। अब हम लोग लिबरलिज्म को समझेंगे दो कॉन्टेक्स्ट में। एक है पॉलिटिकल, राजनीतिक रूप से फ्रीडम का मतलब क्या है, और दूसरा है इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से पैसे के मामले में फ्रीडम का मतलब क्या है, वो चीज़ हम समझेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। राजनीतिक रूप से पॉलिटिकली लिबरलिज्म का मतलब होता है ऐसा गवर्नमेंट लाना जो कि बाई कंसेंट हो। कंसेंट मतलब एग्रीमेंट, ऐसा सरकार बने जिसमें सब लोगों का सहमति हो, ठीक है, मतलब लोगों का पसंद से सरकार बने। ये पहला यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। दूसरा, लिबरलिज्म स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, जो भी ऑटोक्रेसी है वो एंड हो, और क्लरिकल प्रिविलेजेस, जो चर्च के प्रीस्ट होते हैं उनको जो भी बेनिफिट मिलते हैं वो सब बंद हो, ठीक है, ये भी लिबरलिज्म के अंदर आता है। फिर लिबरलिज्म के अंदर ये भी आता है कि यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए कोई भी कंट्री का, एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट हो और उसके जरिए एक ऐसा सरकार बने जो सब लोगों को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, ऑल्सो स्ट्रेस द इनवायोलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। कोई इंसान अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो उसका पूरा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई इससे प्रॉपर्टी छीन ले, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट आता है लिबरलिज्म के अंदर में, पॉलिटिकल सेंस में। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ था इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई समान है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई को सफरेज का राइट मिल जाएगा। सफरेज क्या होता है, द राइट टू वोट। हर इंसान को वोट देने का जो राइट है वो नहीं मिलेगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। हर कोई इक्वल है इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई वोट दे सकता है। यहाँ तक कि फ्रांस में भी जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पर भी जो राइट टू वोट है वो हर किसी को नहीं दिया गया था। सिर्फ किसको दिया गया था, सिर्फ प्रॉपर्टी ओनिंग मैन को दिया गया था। ऐसा मैन जो प्रॉपर्टी का मालिक हो, और जो वुमेन है और जो नॉन प्रॉपर्टी मैन है उनको इस हक से वंचित रखा गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे समझ के चलिएगा। आपको सिर्फ याद रखना है ये पॉलिटिकल सेंस में लिबरलिज्म का मतलब क्या है। और एक यहाँ पे साइड कॉन्सेप्ट है कि इक्वलिटी का मतलब ये नहीं कि सबको वोटिंग का अधिकार मिलेगा। उस समय में सिर्फ जो प्रॉपर्टी ओनिंग मैन थे उन्हीं को वोटिंग का राइट मिलता था। तो ये भी डिमांड काफ़ी उभर के आ रहा था कि सबको वोटिंग राइट मिलना चाहिए, सबको सरकार चुनने का हक होना चाहिए। समझे इतना? तो पॉलिटिकल सेंस में लिबरलिज्म का मतलब हमने समझ लिया। अब आते हैं इकोनॉमिक सेंस में लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक सेंस में लिबरलिज्म का मतलब दो चीज़ होता है। पहला, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, ठीक है, मार्केट के ऊपर पूरा फ्रीडम होना चाहिए, डिमांड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस तय होना चाहिए, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट का वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। और दूसरा, एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। जो भी सरकारें या फिर जो भी किंग्स थे वो लोग जो भी रेस्ट्रिक्शन लगा के रखे हुए थे कि कोई गुड्स एक रीजन से दूसरे रीजन में पास नहीं कर सकता है, गुड्स मतलब सामान, ठीक है, या फिर कोई पैसा, तो वो जितने भी रेस्ट्रिक्शन है वो सब एबोलिश हटने चाहिए, ठीक है। ये दो चीज़ आता है इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का मतलब। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। तो ये जो भी रेस्ट्रिक्शंस था ट्रेड के लिए, वो कैसे कैसे रेस्ट्रिक्शन था उसको हम समझेंगे एग्जाम्पल से, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जर्मन स्पीकिंग रीजन का, जो यूरोप का ऐसा पार्ट जहाँ पे लोग जर्मन बोलते थे, ठीक है। उस रीजन में क्या होता था नहीं होता था हम समझेंगे अब। और ये कब का समय है, फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी मतलब 1800 से लेके 1900 तक, तो उसका फर्स्ट हाफ मतलब 1850 तक, ठीक है। 1800 से लेकर 1850 तक इस टाइम का जो जर्मन स्पीकिंग रीजन था वहाँ पे क्या क्या चलता था वो हम समझेंगे अब। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज अ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। तो यहाँ पे नेपोलियन ने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर इंट्रोड्यूस किए थे, जिस वजह से यहाँ पे पहले
बहुत सारे स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़ हुआ करते थे, ठीक है। तो इन सब को हटा के क्या किया गया, 39 स्टेट्स बना दिया गया। मतलब मान लीजिए ये अगर जर्मन स्पीकिंग रीजन है तो यहाँ पे पहले बहुत सारे छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज़ थे, तो इन सब को हटा के 39 स्टेट्स बना दिया गया। इतना समझे। अब देखिए इससे हुआ क्या, ईच ऑफ दिस पोजेस्ड इट्स ओन करेंसीज एंड वेट्स एंड मेजर्स। तो ये हर एक स्टेट का अपना करेंसी हुआ करता था, अपना वेट वजन मापने का सिस्टम हुआ करता था और अपना मेजर हुआ करता था, ठीक है। अ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग टू सेल हिज गुड्स वुड हैव टू पास through 11 custom barriers and pay a custom duty of about 5% at each one of them। तो यहाँ पे समझिएगा, ये फर्स्ट हाफ का पीरियड में आ रहा है 1833, ठीक है। 1800 से लेके 1850 तक का टाइम के बीच में ये आ रहा है। तो इस समय में अगर कोई मर्चेंट हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग में जा रहा है तो उसको देखिए 11 कस्टम बैरियर से होकर गुजरना पड़ता था। मतलब 11 जगह पे टैक्स पे करना होता था और हर जगह 5% का टैक्स पे करना पड़ता था उसको। तो ये एक टाइप का ट्रेड बैरियर था उस समय। इसके अलावा एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, हर एक स्टेट में अपना अपना वेट और मेजर करने का सिस्टम है, तो इस वजह से टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन करना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल द मेजर ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल वॉज द एली विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ। अगर हम क्लॉथ मापने का सिस्टम देखें तो वो क्या था, एल से मापा जाता था, एली बोल के, ठीक है। और ये हर एक स्टेट में अलग अलग इसका मेजर होता था। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्रैंकफर्ट में एक एली कपड़ा ले रहे हैं तो आपको कितना मिलेगा, 54.7 सेंटीमीटर कपड़ा मिलेगा, ठीक है। वही आप मेंज में अगर एक एली कपड़ा ले रहे हैं तो आपको कितना मिलेगा, 55.1 सेंटीमीटर। मतलब एक एली यहाँ पे इतना है और एक एली यहाँ पे इतना है। फिर न्यूरेमबर्ग में एक एली इतना हो जाता है। तो ये इतना अलग अलग जो वेट और मेजर का डिफरेंस था, इस वजह से काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन करना पड़ता था। तो ये सब जो था, तो यही सबको क्या बोलते हैं, ये सबको बोलते हैं ऑब्स्टैकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ। ये सब ऑब्स्टैकल है, बाधा है इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। तो ये जो न्यू कमर्शियल क्लास था या फिर जिसको न्यू सोशल ग्रुप भी बोलते हैं, एडुकेटेड मिडिल क्लास, ये लोग आर्ग्यू कर रहे थे, मतलब ये लोग बोल रहे थे कि क्या हो, एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी क्रिएट हो। यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी क्रिएट होने से क्या होगा, अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल एंड कैपिटल होगा। बिना किसी बाधा के जो सामान है, जो पैसा है, जो लोग है, वो एक रीजन से दूसरे रीजन में जा पाएंगे। बाधा किस किस सेंस में, ये सब कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, हर जगह कस्टम ड्यूटी नहीं पे करना पड़ेगा, समझ रहे। करेंसी भी हर जगह सेम होगा। तो यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी मतलब ये लोग डिमांड कर रहे थे किस चीज़ का, नेशन स्टेट का डिमांड कर रहे थे। तो यही बात जो यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि ये जो एडुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास है, यही लोग डिमांड कर रहे थे नेशनल यूनिटी का। समझ रहे क्यों डिमांड कर रहे थे, क्योंकि इनको बिजनेस करने में हेल्प मिलेगा। ये लोग बिजनेस ही करने वाले कैटेगरी है, ये लोग का लाइवलीहुड ही एग्जिस्ट करता है किस बेसिस पर, प्रोडक्शन फॉर द मार्केट के लिए, समझ रहे। चलिए, तो ये हमने समझा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, इन 1834 अ कस्टम यूनियन जिसको जोल्वेरिन भी बोलते हैं, ये बनाया गया। कहाँ पे, प्रूसिया में। मतलब प्रूसिया ने इसका इनिशिएटिव लिया था ये ग्रुप बनाने का। एंड जॉइंड बाई मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स, बहुत सारे जर्मन स्टेट इसके मेंबर थे। इसका एम क्या था, द यूनियन एबोलिश्ड टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। तो ये यूनियन ने दो काम किया। पहला, इन्होंने टैरिफ बैरियर, जो भी ट्रेड के लिए जो भी बैरियर होता है, ठीक है, टैक्स वाला या फिर क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शंस, ये सब इन्होंने हटा दिया। और जो नंबर ऑफ करेंसीज था वो 30 से रिड्यूस करके कितना कर दिया, सिर्फ 2 करेंसी कर दिया इन्होंने। तो एग्जाम में आपसे जोल्वेरिन के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, तो जोल्वेरिन के बारे में क्या लिखिएगा, जोल्वेरिन वॉज अ कस्टम यूनियन, ठीक है, फॉर्म्ड इन 1834 एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूसिया एंड जॉइंड बाई मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। फिर ये लाइन भी लिखिएगा कि द यूनियन एबॉलिश टैरिफ बैरियर एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। समझे इतना। अब देखिए, क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछेंगे, लिबरल नेशनलिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, तो लिख लेंगे आप। फिर इसी क्वेश्चन में और एक लाइन ऐड कर देंगे कि एक्सप्लेन एनी 4 आइडियाज ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन द पॉलिटिकल स्फेयर। पॉलिटिकल सेंस में लिबरल नेशनलिज्म का क्या मतलब होता है वो बताइए। तो वो आप यहाँ से लिख लेंगे, जो ग्रीन से अंडरलाइन किया हुआ है वो सब, ठीक है। चलिए, फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे यहाँ पे ये कि एक्सप्लेन द कंडीशंस दैट वर व्यूड एज ऑब्स्टैकल्स टू द इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लासेस ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इन यूरोप। तो जो 19th सेंचुरी यूरोप में जो न्यू कमर्शियल क्लास थे, उनके नज़र में क्या क्या ऑब्स्टैकल्स थे ट्रेड के लिए, वो बताइए। तो
तो आपको यहाँ से समझाना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल से लेके ये पूरा नेपोलियन वाला सब लिखना पड़ेगा, ये सब सिस्टम, क्लोथ वाला सिस्टम यहाँ तक लिखना पड़ेगा जो ब्लू सेंड लाइन है, समझे इतना। चलिए, तो यही 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अब यहाँ से भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी शुरू होने वाला है। अगर आप थक चुके हैं तो थोड़ा रेस्ट लीजिए, हम भी रेस्ट लेते हैं थोड़ा सा, फिर गैप लेके फिर स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो अभी हम समझ रहे थे कि यूरोप में क्या सब चल रहा है, क्या क्या सिस्टम वहाँ पे ऑब्स्टेकल्स थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे थे, कौन सा क्लास उभर के सामने आ रहा था, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ हम अभी देख रहे थे कि जो न्यू कमर्शियल क्लास है, कमर्शियल क्लास जो बिजनेस करते हैं वो लोग तो उभर के सामने आ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो पहले पुराने वाले लोग हैं, जो एरिस्टोक्रेसी वाले लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो भी लोग भी तो चुपचाप नहीं बैठे होंगे ना, वो लोग भी कुछ कर रहे होंगे। तो समझते हैं वो लोग क्या कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एक टर्म यहाँ पे है कंजर्वेटिज्म, इसको समझ लेते हैं। कंजर्वेटिज्म, अ पॉलिटिकल फिलोसॉफी दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, established institutions and customs and preferred gradual development to quick change। कंजर्वेटिज्म एक ऐसा पॉलिटिकल फिलोसॉफी है जो बोलता है कि जो ट्रेडिशन है, जो पहले से परंपरा चला आ रहा है, जो पहले के इंस्टीट्यूशन है, जो भी चर्च है, जो भी कस्टम्स है, वो सब चलते आने चाहिए, और जो भी चेंजेस है वो धीरे धीरे होना चाहिए। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे कोई भी चीज़ डेवलप होना चाहिए, ना कि क्विक तरीके से, ठीक है। तो ये अगर सोच है किसी का तो वो हम बोलते हैं कंजर्वेटिज्म सोच वाला इंसान है। समझे कि नहीं समझे यहाँ तक? चलिए, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको समझते हैं। कंजर्वेटिव्स, जो लोग कंजर्वेटिज्म सोच रखते थे उनको कंजर्वेटिव्स बोलते हैं, ठीक है। कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, जो भी इंस्टीट्यूशंस है वो लोग, जैसे कि मोनार्की हो गया, चर्च हो गया, सोशल हायरार्की, जो भी समाज में स्ट्रक्चर बना हुआ है पीजेंट का और एरिस्टोक्रेट का, ये सब जो सिस्टम है, और साथ ही साथ प्रॉपर्टी हो गया, फैमिली हो गया, ये जो भी इंस्टीट्यूशन पहले से जो चला आ रहा है उसको प्रिजर्व करना होगा, मतलब वैसे ही रखना होगा, चेंजेस नहीं चाहिए, ठीक है। नेपोलियन ने इसको ही तो तोड़ने का कोशिश किया था ना। नेपोलियन सोचे थे कि ये सब सिस्टम हटा के जो एक नया सिस्टम है डेमोक्रेसी वाला वो लेके आएंगे, सोशल रिपब्लिक बनाएंगे, लेकिन कंजर्वेटिज्म वैसा होने नहीं दिए। तो हुआ क्या था, देखिए, नेपोलियन तो काफ़ी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1789 में हुआ था, और ये बात हो रहा है 1815 का। तो जब 1815 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था, ठीक है। तो उस बैटल में नेपोलियन को हरा दिया गया था। नेपोलियन को किसने हराया था? ये 4 कंट्रीज मिलके हराए थे। ब्रिटेन हो गया, रशिया हो गया, प्रूसिया हो गया और ऑस्ट्रिया हो गया। ये चारों ने मिलके, जिसको यूरोपियन पावर बोलते हैं, ठीक है, ये चारों मिलके नेपोलियन को हरा दिए थे। इस चारों का नाम याद रखिएगा। इस याद करने का टेक्निक क्या है, पर्ब बोल के एक वर्ड होता है, PARB। तो ऐसे करके आप इसका चारों का नाम याद कर सकते हैं। P फॉर प्रूसिया, A फॉर ऑस्ट्रिया, R फॉर रशिया और B फॉर ब्रिटेन, ठीक है। तो नेपोलियन जब 1815 में हार गए तब क्या हुआ, ये वापस कंजर्वेटिज्म आ गया। अब ये कंजर्वेटिज्म पहले जैसा कंजर्वेटिज्म नहीं था, ये सोच तो था ही, लेकिन ये कुछ तरीके से नया भी था, न्यू कंजर्वेटिज्म था। अब इसमें नया क्या था, चलिए देखते हैं। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट पोजेस अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डे। समझ रहे हैं ना, प्री मतलब बिफोर और रिवोल्यूशनरी मतलब फ्रेंच रिवोल्यूशन का बात किया जा रहा है। तो प्री रिवोल्यूशनरी समय से पहले वाला जो सोसाइटी था वो वापस उस सोसाइटी में नहीं जाना चाहते थे, ठीक है। डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न। तो ये क्या चाहते थे, देखिए, rather they realized from the changes initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy। तो इन लोगों को ये रियलाइज हो गया कि नेपोलियन ने जो चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं वो चेंजेस मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ मजबूत बनाएंगे, ठीक है। जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है उनको, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन कौन से होंगे, जो मोनार्की है इसको और मजबूत बनाएंगे। ये सब नया नया जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है वो, समझे। तो यही चीज़ यहाँ पे नया है। तो देखिए अब आगे क्या लिखा हुआ है, अ मॉडर्न आर्मी, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अ डायनामिक इकोनॉमी, द एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडॉम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्की ऑफ यूरोप। तो ये जो कंजर्वेटिव थे, ये इनके मन में ये सोच आ गया कि जो भी ऑटोक्रेटिक मोनार्की है वो तो रहने ही देना है, लेकिन इनको इनके साथ साथ
इनको एक मॉडर्न आर्मी प्रोवाइड करना है, एक अच्छा ब्यूरोक्रेसी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर काफ़ी अच्छा होना चाहिए, डायनामिक इकोनॉमी जो मार्केट में रेस्ट्रिक्शन है वो सब हटना चाहिए, जो भी फ्यूडलिज्म है और सर्फडॉम है इसको एबोलिश करना चाहिए। अगर ये सब जो चीज़ है ये सब जो अडॉप्ट कर लेंगे तो जो मोनार्की है उसका पावर और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये नेपोलियन का ये सब मेजर तो नेपोलियन ने दिया था ना, तो नेपोलियन का ये सब थिंकिंग इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। तो यही सब न्यू है इन द कंजर्वेटिज्म। अब देखिए होता क्या है, इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर, तो ये चार जो यूरोपियन पावर है पर्ब PARB, ठीक है, ये लोग इन्होंने कलेक्टिवली डिफीट किया था नेपोलियन को। और ये लोग कहाँ पे मिले, वियना में मिले, ताकि एक सेटलमेंट बनाया जाए यूरोप के लिए। ठीक है जे अब युद्ध तो ख़त्म हो गया, अब क्या स्ट्रक्चर रहेगा यूरोप का वो ये लोग डिसाइड करेंगे। तो ये जो ग्रुप था, जो कांग्रेस था, द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिस। तो इनको ये जो मीटिंग था इनको प्रेसाइड कौन कर रहा था, एक ऑस्ट्रियन के चांसलर थे जिनका नाम था ड्यूक मेटरनिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है ये, ठीक है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे जो ये जो वियना कांग्रेस था 1815 में, इनका होस्ट कौन था, तो आपको लिखना होगा ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिस, समझे। द डेलीगेट्स ड्रू ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। तो जो भी यहाँ के मेंबर्स थे उन्होंने एक ट्रीटी बनाया, एक संधि बनाया, वो संधि का नाम था ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। समझ गए, क्योंकि ये वियना में ही हुआ था। इनका ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्टिव एम क्या था, द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो भी चेंजेस आया गया था वो सब चेंजेस को अनडू कर देना है, वापस पहले वाला सिस्टम को रीस्टोर कर देना है, ये इनका ऑब्जेक्टिव था। तो क्या क्या इन्होंने किया चेंजेस, देखिए। द बर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज रिस्टोर टू पावर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान बर्बन डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया गया था, तो इस बर्बन डायनेस्टी को वापस लाया गया, ठीक है, वॉज रीस्टोर टू पावर, ये पहला चीज़ किया गया। दूसरा चीज़, फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरी इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। नेपोलियन के लीडरशिप में फ्रांस ने जो भी टेरिटरी अपने अंडर लिया था उस सब टेरिटरी को वापस रीस्टोर कर दिया गया। ये दूसरा चेंजेस आया अंडर द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। फिर इसके बाद क्या किया गया, देखिए। तीसरा चीज़ जो किया गया, देखिए, अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। फ्रांस के आसपास जो भी रीजन थे वहाँ पे नए नए स्टेट्स बना दिए गए ताकि फ्रांस और आगे चल के एक्सपैंड ना कर पाए, ठीक है। जैसे कि देखिए, द किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम वॉज सेटअप इन द नॉर्थ। फ्रांस का जो नॉर्थ वाला पार्ट है, ऊपर वाले हिस्से में, वहाँ पे किंगडम ऑफ नीदरलैंड सेटअप कर दिया गया, ठीक है। और फिर जेनोवा वॉज एडेड टू पेडमोंट इन द साउथ। फ्रांस का जो साउदर्न पार्ट है वहाँ पे जेनोवा एक स्टेट बना दिया गया, ठीक है। फिर प्रशिया वॉज गिवन न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर वाइल ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। तो वेस्टर्न साइड में प्रोशिया को नए नए टेरिटरीज दे दिए गए और नॉर्दर्न इटली मतलब फ्रांस का ईस्टर्न साइड ही हुआ ये, ठीक है। फ्रांस का ईस्टर्न साइड में ऑस्ट्रिया को कुछ टेरिटरी दे दिया गया। लेकिन जो नेपोलियन ने जो जर्मन कन्फेडरेशन बनाया था 39 स्टेट्स का, उसको वैसे ही रहने दे दिया गया, वॉज लेफ्ट अनटच्ड, ठीक है। इसको छेड़छाड़ नहीं किया गया। समझ रहे थे, जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, यहाँ पे भी इसका मेंशन था, ये रहा, काउंटलेस प्रिंसिपैलिटीज अ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, याद है आपको, उसी चीज़ का बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो वो 39 स्टेट्स को वैसे रहने दिया गया, उसको छेड़छाड़ नहीं किया गया। ईस्टर्न साइड में रशिया को कुछ पोलैंड का पार्ट दिया गया और प्रोशिया को सेक्सोनी का पार्ट दिया गया, ठीक है। मेन इंटेंशन यही था, क्या था कि टू रीस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। जो नेपोलियन ने जो मोनार्की को ओवरथ्रो कर दिया था, हटा दिया था, वो सब हटाए हुए मोनार्की को वापस रीस्टोर करना है, वापस लेके आना है और एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर सेटअप करना है। नया किस सेंस में, जो नेपोलियन का जो भी मेजर था जो इनको रूल करने में और हेल्प करेगा मोनार्की लोग को, वो सब नए मेजर्स को अडॉप्ट करना, उसी सेंस में ये नया है। समझे इतना, चलिए। लेकिन इसका कुछ और भी फीचर था कंजर्वेटिव डिज़ाइन का जो 1815 में सेटअप हुआ। वो इसका फीचर ये है, देखिए। कंजर्वेटिव डिज़ाइन सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। ये ऑटोक्रेटिक नेचर का था, जो कि होना ही था। ऑटोक्रेटिक नेचर मतलब पूरा पावर होगा इनके पास, इनके मर्जी में जो आएगा, राजा के मन में जो आएगा वो ये लोग करेंगे, ठीक है। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। ये लोग अपना बुराई नहीं सहन कर सकते थे, कोई लोग इनका आलोचना करे, इनसे डिसएग्री करे किसी भी चीज़ में, तो उनको सजा दिया जाता था, ठीक है। एंड सॉट टू कर्व एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। अगर कोई इंसान क्वेश्चन करे कि आपको क्या हक है ऐसे रूल करने का,
तो उन सब एक्टिविटीज़ को कर्ब दबा दिया जाता था। इसके अलावा देखिए, मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज, सॉन्ग्स एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। अगर कोई भी अखबार वाला कोई भी गाने के जरिए, बुक्स के जरिए अगर लिबर्टी और फ्रीडम का बात करता है तो उन सबको सेंसरशिप लॉज के तहत उनको बैन कर दिया जाता था। ठीक है। और देखिए, लेकिन ये लोग जो लिबरल नेशनलिस्ट थे ये तो उसमें भी एग्जिस्ट कर ही रहे थे ना 1815 में। ये लोग उस समय अपना पावर गेन कर रहे थे बिजनेस कर करके। तो ये लोग के नज़र में सिर्फ एक ही चीज़ काफ़ी ज़्यादा बुराई लग रहा था, वो था फ्रीडम ऑफ द प्रेस। ये लोग चाहते थे कि ऑटोक्रेटिक वाले गवर्नमेंट जो है वो जो मन है वो करे, लेकिन कम से कम फ्रीडम ऑफ द प्रेस ये तो रहने दे। ठीक है, प्रेस का मन में जो है वो छापे, भले ही वो सरकार का क्रिटिसाइज़ करे या फिर तारीफ करे, ये फ्रीडम उनका रहना चाहिए। तो ये चीज़ वो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा है कि वन ऑफ द मेजर इश्यूज टेकन अप बाय लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वॉज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। ये जो लिबरल नेशनलिस्ट थे ये लोग जो नया कंजर्वेटिव ऑर्डर था उसको क्रिटिसाइज तो कर ही रहे थे, और इनका सबसे जो मेन काम है जिसको क्रिटिसाइज कर रहे थे वो क्या था, फ्रीडम ऑफ द प्रेस। ये लोग चाहते थे कि प्रेस का फ्रीडम रहना चाहिए। तो समझ में आ गया ये टॉपिक। चलिए एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं कि यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ याद करना है।